Hello friends, welcome to my channel. Today we'll discuss section 497 of IPC, which talks about the adultery. And in the continuation of my last video, we'll see this particular section. And after 2018, the Joseph Shine versus Union of India, after this judgment, how the equations got changed in the society. क्योंकि सोसाइटी का परसेप्शन जो है वो ऐसा है कि अभी तो कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी रिलेशन मेंटेन कर सकता है, या हस्बैंड है तो वो किसी थर्ड पर्सन के साथ, वुमेन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है। एंड इन द सेम मैनर वुमेन भी जो है वो भी किसी के साथ ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर सकती है। लेकिन इसमें जो एक एप्रीहेंशन है, फियर है, वो ये है कि जो हमारा जो मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन है, वो मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ दिस न्यू चेंज वो एंडेंजर में आ सकता है। जो कॉमन मैन का जो परसेप्शन है इसको देखने का, वो परसेप्शन एज पर द जजमेंट वो उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एंड ये जनरलाइज करने की ज़रूरत है कि इस जजमेंट के जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं जो कि वुमेन से रिलेटेड, वो वहाँ पे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए हैं। और इसके लिए ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया है। हालांकि जजमेंट जो है वो 2018 में आया है, लेकिन फिर भी हम इस विथ रेफरेंस टू दिस जजमेंट ये एडल्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एडल्ट्री का मतलब होता है करप्टेड और पोल्यूटेड और इम्प्योर, जो कि प्योर नहीं है। तो कौन प्योर नहीं है? तो जब वुमेन जो किसी की वाइफ है वो जब प्योर नहीं रहती है, वो जब करप्ट हो जाती है, तो फिर वहाँ पे जो हस्बैंड है, जिस किसी ने उसको इम्प्योर किया है, करप्ट किया है, उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकता है एंड उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये परसेप्शन है वाइल राइटिंग सेक्शन 497 ऑफ एडल्ट्री इन 1860 इन द इंडियन पिनल कोड। नाउ अगर आईपीसी में हम इसको देखते हैं कि जो डेफिनेशन है एडल्ट्री का, वो डेफिनेशन क्या बोलता है? whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both, and in such case the wife shall not be punishable as an abettor। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि भाई जो बंदा जिस किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, जबकि उसको मालूम है कि ये किसी दूसरे की पत्नी है, वाइफ है, लेकिन फिर भी वो अगर वहाँ पे इंटरकोर्स करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट हस्बैंड, देन इन दैट केस ये जो ऑफेंस है इसे एडल्ट्री माना गया है। अभी इसमें जो पनिशमेंट है वो 5 साल की पनिशमेंट है, या इसके साथ फ़ाइन भी लग सकता है। पनिशमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो वाइफ जो है इसको एबेटर नहीं माना गया है, जबकि उसकी कंसेंट के साथ ये एडल्ट्री जो है वो हो गया है। ना इसके रेफरेंस में सीआरपीसी की जो सेक्शन 198 क्लॉज 2 है, ये भी रीड करना ज़रूरी है, इसको भी रेफ़र करना ज़रूरी है। एज पर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 198, नो पर्सन अदर दैन द हस्बैंड of the woman shall be deemed to be aggrieved by any offence punishable under section 497 or section 498 of the said code। now यहाँ पे हस्बैंड को ही एग्रीव्ड पर्सन माना गया है। हस्बैंड ही वहाँ पे जिसका राइट वायलेट होता है ऐसा यहाँ पे कंसिडर किया गया है, और हस्बैंड ही फिर क्या कर सकता है, जाके कंप्लेंट कर सकता है उस पर्सन के खिलाफ जिसने उसकी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। लेकिन अगर वहाँ पे हस्बैंड एब्सेंट है तो जो बंदा उस वुमेन की केयर के लिए है विद द लीव ऑफ द कोर्ट, वहाँ पे वो कंप्लेंट करने के लिए एंटाइटल है। ऐसा प्रोविजो क्लॉज जो है वो सेक्शन 497 का
बोलता है। नाउ जहाँ तक हम ये ऑफेंस के नेचर की बात करते हैं तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस माना गया है। एंड कंपाउंडेबल होने से जहाँ तक ये ऑफेंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट ही ये है कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, जो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए ये ऑफेंस ये बनाया गया था। लेकिन जहाँ तक जोसेफ शाइन का जो जजमेंट है जो 2018 में आया है, इस जजमेंट ने इसके जो इक्वेशंस है, सोशो लीगल इक्वेशंस, ये पूरी तरह से चेंज कर दिए हैं। ना इसमें बेसिकली हिस्ट्री में अगर हम रीड करते हैं तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा था और जिसमें ये सोशल जो फैब्रिक इंडिया में हम देखते हैं, तो वुमेन को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन के साथ ही ट्रीट किया गया है। इन द पेट्राइकल सिस्टम उनको जो पोजीशन देनी चाहिए, वो इक्वालिटी का जो सेंस जो डेवलप होना चाहिए सोसाइटी में, वो वहाँ पे कभी भी डेवलप नहीं हुआ है। और जिसकी वजह से 1860 में जब ये आईपीसी में 497 का जो सेक्शन है, ये जब डिफ़ाइन किया गया था, तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो वुमेन को ट्रीट करती थी एज लाइक अ प्रॉपर्टी, एज लाइक अ सब्सटेंस, एज लाइक अ पर्टिकुलर थिंग, ऐसे ही इसको ट्रीट करती थी। और जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे की मिल्कियत नहीं हो सकती, या दूसरा कोई अगर उस प्रॉपर्टी में एनक्रोचमेंट करता है या उसको इम्प्योर करता है, पोल्यूट करता है, तो वहाँ पे जो उसका मालिक है, दैट इज़ द हस्बैंड, वो उस बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो ये सेंस जो है वो उस सोसाइटी में था, और जिसकी वजह से द फ्रेमिंग ऑफ दैट 497 ऑफ आईपीसी वो इन दैट मैनर किया गया था। नाउ जब हम ये लॉ कमीशंस के रिपोर्ट्स भी देखते हैं, एंड इसमें 1837 का जो लॉ कमीशन है, जो उन्होंने एडल्ट्री को दे नॉट एक्चुअली सजेस्टेड टू ट्रीट इट एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो जोसेफ शाइन का जो जजमेंट है, ये जोसेफ शाइन का जजमेंट ओरिजिन करता है विद दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन अल्सो। सो ये भी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ जब ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है एडल्ट्री का, तो इसमें हम क्या देखते हैं बेसिकली। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैरिड वुमेन एंड अ मैन हु इज़ नॉट हर हस्बैंड, तो ये पॉइंट वहाँ पे अंडरलाइन करने जैसा है। Second, the man who has sexual intercourse with a married woman must know or has reason to believe that she is the wife of another man. जबकि दूसरे की वाइफ है, फिर भी वो बंदा जो है उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ मैरिड वुमन मस्ट टेक प्लेस विदाउट द कंसेंट और कनाइवेंस ऑफ हर हस्बैंड। सो हस्बैंड की कंसेंट के बगैर उस पर्टिकुलर वुमेन के साथ ये इंटरकोर्स किया गया है। नाउ इन ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स वुमेन की पोजीशन क्या है, वुमेन जो है उसका जो रियलाइजेशन है, उसका जो कॉन्शियस है, उसका जो स्टैंड है, वो क्या है, तो वो कुछ भी नहीं है। शी इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी, शी इज़ लाइक अ सब्सटेंस, शी इज़ लाइक अ थिंग इन दिस पर्टिकुलर 497 वी आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ जहाँ तक कंप्लेंट फाइल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ हस्बैंड को दी गई है, ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है। जबकि वुमेन जो है वो वहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर सकती है। अगर उसका ही हस्बैंड किसी दूसरी वुमेन के साथ अगर सेम रिलेशन में है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो इम्पेडिमेंट है, जो बर्डन है, जो इंजंक्शन है, जो प्रोहिबिशन है, जो सेक्शन 198 क्लॉज 2 ने सीआरपीसी ने हाईलाइट करके दिया है कि एग्रीड पर्सन मीन्स ओनली दैट पर्सन दैट इज़ द हस्बैंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन है विद द वुमेन्स राइट टू इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट हर ओन हस्बैंड इफ दैट हस्बैंड इज़ हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन विथ अनदर लेडी। और इसको भी जोसेफ शाइन ने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है। So only husband of the woman, if allowed to file a complaint when that
woman is having a extramarital affair and somebody is having that particular relation with his wife, that is a discriminatory. and so जो एडल्ट्री जो है जिसमें एग्रीव्ड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ एंड सिर्फ मेल को ही वहाँ पे कंसिडर करती है, सो हस्बैंड को ही वहाँ पे कंसिडर करती हैं। तो इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन है, राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे भी वायलेट होती है, जो जोसेफ शाइन ने कैटेगरिकली मेंशन किया है कि इट इज़ अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी व्हाट रिकॉग्नाइज इन आर्टिकल 14-15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप राइट एंड जो रेमेडी है इसको अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि वेन एवर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी। लेकिन यहाँ पे अगर राइट ही नहीं दिया है, राइट ही रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो वहाँ पे वो रेमेडी कैसे इन्फोर्स की जाएगी। तो रेमेडी तो बेसिक नॉर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं उसमें दिया है कि सबको इक्वालिटी का राइट है, लेकिन जब स्टैट्यूटरी प्रोविज़न लाइक आईपीसी की बात हम करते हैं तो उसमें ये इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, बिकॉज अंडर सेक्शन 497 for the enforcement of that particular offense of section 497 only male, that is the husband, consider as a fit person to lodge a complaint, and the woman, that is the wife, is not considered as the fit person to file the complaint. So this is somewhat discriminatory. Now जहाँ तक prosecution की बात हम करते हैं तो इट इज़ द ओनली द एडल्ट्रस मैन हु कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग एडल्ट्री। नाउ जो एडल्ट्री करने वाला है उसको ही सिर्फ प्रोसिक्यूट किया जाता है। जो एबेटर है, जो कंसेंशुअल मैनर में उस बंदे के साथ वो रिलेशन रख रही है, उस वुमेन को यहाँ पे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है, उसको कोई भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता है। तो इसमें जो फिलॉसफी है, जो लॉजिक है, उसको भी जोसेफ शाइन हाईलाइट करता है और उसको भी वहाँ पे जस्टिफाई करता है कि वाई वुमेन दे शुड नॉट बी पनिश इन रिगार्ड्स विथ सच पर्टिकुलर ऑफेंस। और जहाँ तक हम जोसेफ शाइन की बात हम करते हैं तो पहली बात तो वुमेन को एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैन ट्रीट किया गया है और वो एज ओल्ड प्रैक्टिस है जो कि इंडियन सोशो लीगल कॉन्टेक्स्ट में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो जहाँ तक हस्बैंड्स एक्सक्लूसिव एंटाइटलमेंट, दैट इज़ हर हिज वाइफ इज़ हस्बैंड्स एक्सक्लूसिव एंटाइटलमेंट, एंड सो उसकी प्रॉपर्टी में अगर कोई इन्वेजन करता है, इंटरफेयर करता है, तो इट इज़ सिमिलर टू लाइक अ थेफ्ट, तो वो एक थेफ्ट माना जाता है। एंड सो जहाँ तक सेक्शन 497 को हम रीड करते हैं तो इसको ये डेमोन्स्ट्रेट करता है सेक्शन 497 कि जो वुमेन है वो मेन से सबॉर्डिनेट है, एंड एट द सेम टाइम उसकी जो वो जो हस्बैंड है उसने अगर कंसेंट दिया उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब है इट इज़ अ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेल ओवर दैट चॉइस और द लिबर्टी ऑफ दैट फीमेल। और इसकी वजह से ये जो केस है ये इसको क्लियर कट हाईलाइट करता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है टूवर्ड्स द वुमेन जो यहाँ पे हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। सो राइट टू इक्वालिटी जो है, राइट टू इक्वालिटी दैट इज़ आर्टिकल 14 वर्सेस सेक्शन 497, तो इसमें क्लियरली हम देखते हैं कि मेन एंड वुमेन ये दोनों को, ये दोनों सेक्शन के ये दोनों प्रोविजंस के अंदर अगर हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो बट नेचुरली ये जो सेक्शन 497 है ये इनइक्वल मैनर में मेल एंड फीमेल को ट्रीट करता है। एंड सो वुमेन दे आर नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन फॉर एडल्ट्री, and women cannot prosecute their husbands for adultery, and this is somewhat a discrimination on the part of that particular woman. And if there is a consent or connivance of the husband of the woman who has committed adultery, no offense can be established. Now जहाँ तक aggrieved person की बात हम करते हैं तो wife of the adulterer is an aggrieved person, लेकिन CRPC का जो सेक्शन 198 क्लॉज 2 है वो
वुमेन को एग्रीव्ड पर्सन नहीं मानता है, वाइफ को एग्रीव्ड पर्सन नहीं मानता है, तो इसमें भी ये लॉजिकल मैनर में इनइक्वालिटी समझ में आती है, डिस्क्रिमिनेशन समझ में आता है। एंड सो जहाँ तक ये सेक्शंस जो है जो 198 के साथ अगर हम रीड करते हैं तो वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ पेट्राइकल सिस्टम over the drafting of section 497 along with section 198 clause 1 and 2 of the CRPC। now जहाँ तक आर्टिकल 15 clause 1 भी है जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बोलता है, तो ये प्रोहिबिट करता है कि स्टेट ने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सो यहाँ पे सेक्स जो है इसको हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट वन पर्सन अगेंस्ट द अनदर ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। सो हस्बैंड यहाँ पे कंसिडर किया गया है एज अ एग्रीव्ड पार्टी बाय लॉ if his wife engages in sexual intercourse with another man, but the wife is not considered as that particular aggrieved person if her husband does the same particular act of adultery। now ये जो एंगल है जिसमें एडल्ट्री जो है वो ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन द मैरिड मैन एंड द मैरिड वुमेन, एंड ये उसके खिलाफ है जो कि मैरिड वुमन है लेकिन उसका पति जो है वो किसी दूसरे औरत के साथ रिलेशन में रहता है। सो आर्टिकल 15 को अगर जस्टिफाई करना है तो ये पोजीशन भी डिस्क्रिमिनेटरी मानी जाएगी अगर आपने सिर्फ मैरिड हस्बैंड को वो राइट दिया एज अ एग्रीव्ड पर्सन एंड यू आर नॉट गिविंग द सेम राइट टू दैट मैरिड वुमन एज अ एग्रीव्ड पर्सन when you want to prosecute for that particular offense। वैसे ही आर्टिकल 21 भी है जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बोलता है और उसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं डिग्निटी को, द ह्यूमन डिग्निटी की बात हम करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैसेट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सो आर्टिकल 21 को जब हम रीड करते हैं अगेंस्ट सेक्शन 497 तो उसमें भी हम देखते हैं कि ये कर्टेल करता है जो सेंस ऑफ डिग्निटी है, वुमेन की जो डिग्निटी है, सो वो वहाँ पे उसको कर्टेल करता है। सो जहाँ तक ये डिस्टिंक्शन है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स जिसे हम बोलते हैं वहाँ से ये डेवलप हुआ है कि जिसमें हमने रोल जो है वो पहले से ही डिटरमाइन करके रखे हैं कि मेल है तो वो क्या करेगा, फीमेल है तो क्या करेगी, फीमेल ने क्या नहीं करना चाहिए, मेल ने क्या करना चाहिए। ये डूज एंड डोंट्स जो है जो पेट्राइकल सिस्टम का प्रोडक्ट है वो पहले से ही डिफ़ाइन करते हैं और जिसकी वजह से सेक्शन 497 जो है वो उस पेट्राइकल सिस्टम के जो स्टीरियोटाइप जो चोर्स है उसको वहाँ पे और डेवलप करने का काम करते हैं। और इसके लिए ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है जिसमें हम राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, वुमेन की डिग्निटी की बात हम करते हैं। तो ये भी जोसेफ शाइन ने अंडरलाइन किया है इन देयर जजमेंट ऑफ 2018। नाउ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू चॉइस भी है। तो कोर्ट आल्सो रिकॉग्नाइज द सेक्सुअल प्राइवेसी एज अ नेचुरल राइट आल्सो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको भी प्रोटेक्ट किया गया है। So it is a choice of each and every person to reflect in that way also, and that is a very right to privacy of each and every person। So consensual relations हैं और consensual relations में every person do have a choice। So as like a male, in the same manner female can also exercise their choice, their relations with any particular person of their own wish। So that is also underlined by this particular judgment। जेंडर स्टीरियोटाइप इंस्टीट्यूशन में ये सालों से ये जो ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में जो उनका दमन होता है, उनको दबाया जाता है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है जो कि इनके फंडामेंटल राइट को, वुमेन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो बेस है जिसमें फंडामेंटल राइट्स और उसमें इक्वालिटी एज अ सेंस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिसको हम रीड करते हैं,
उसको ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पे समझ में आते हैं। और जिसको लेकर जोसेफ शाइन जो है वो इस एडल्ट्री का जो ऑफेंस है उसका कंसर्न लेता है, और वो वुमेन के लिए, वुमेन के इक्वल राइट्स के लिए ये जजमेंट में दे आर डिस्क्राइबिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एडल्ट्री एज अ नॉन ऑफेंसिव एक्ट इन दैट वे। अभी ये नॉन ऑफेंसिव एक्ट जो हम समझ रहे हैं, इसको हाउ सोसाइटी इज़ टेकिंग, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जहाँ तक रिलेशन विथ एनी अदर पर्सन दैन द हस्बैंड और वाइफ, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर ऑफ द वेरी हस्बैंड एंड वाइफ, एंड इट इज़ नॉट द वेरी कंसर्न ऑफ द पब्लिक और द सोसाइटी इन दैट। जहाँ तक चॉइस की बात है तो ये चॉइस एक्सरसाइज करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एंड सिर्फ वो हस्बैंड एंड वाइफ को है कि जो उस रिलेशन में है। अगर उनको वो रिलेशन में वहाँ पे किसी दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, दे डोंट वांट टू लिव एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, दे कैन एक्सरसाइज देयर चॉइस। बट उसके लिए पनिशमेंट करना या उसके लिए वहाँ पे हस्बैंड ने जाके उस बंदे के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल करना, इससे जो आउटपुट है वो वहाँ पे इन द मैट्रिमोनियल हाउसेस वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं होता है। और इसकी वजह से यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि वाई द सुप्रीम कोर्ट दे डिक्रिमिनलाइज दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। Now, whether the adultery should be treated as a criminal offense. So, adultery is basically associated with the institution of marriage. So, ये institution of marriage से related है। तो treating adultery an offense would tantamount to the state entering into a real private life of that particular spouses। जो वो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके प्राइवेसी में आप एंटर कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा अगर इसको आपने एज अ क्रिमिनल ऑफेंस वहाँ पे ट्रीट किया। बिकॉज एडल्ट्री डज नॉट फिट इनटू द कंसेप्ट ऑफ अ क्राइम। सो एडल्ट्री बेसिकली क्राइम के कंसेप्ट में फिट नहीं होता है। और वैसे ही जो 1837 का जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, इवन दैट रिपोर्ट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट नॉट टू ट्रीट एडल्ट्री एज अ ऑफेंस। यहाँ पे डिक्रिमिनलाइजेशन हम करते हैं तो इसमें जो गैर बराबरी का जो ट्रीटमेंट है जो वुमेन को दिया गया है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, और वुमेन को वहाँ पे इक्वल वहाँ पे राइट मिल सकता है। या वुमेन को अगर कंप्लेंट का राइट दिया जाता है तो देन अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैरिज इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन, जिसमें चिल्ड्रंस है, अदर रिलेशंस है, अदर रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, उनके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके लिए हस्बैंड को राइट पहले से मिला है, इसलिए वुमेन को कंप्लेंट करने का राइट देना ये भी इनबैलेंसिंग है, क्योंकि इसमें भी देयर इज़ अ एप्रीहेंशन कि आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है। और इसके लिए इसको बैलेंस करने के लिए कोर्ट हैज़ डिसाइडेड कि जैसे हस्बैंड का वो जो राइट है कंप्लेंट करने का, उसको वहाँ पे हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं, और हस्बैंड वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता है, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता है किसी भी बंदे को, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रियाम ऑफ प्राइवेसी ऑफ दैट बोथ द पर्सन्स। और उसमें उन दोनों को वहाँ पे डिसाइड करना है कि इफ़ दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर इन दैट मैट्रिमोनियल रिलेशंस, दे कैन टेक दिस ग्राउंड अगेंस्ट ईच अदर एंड दे कैन आस्क फॉर द डिवोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये वहाँ पे फिलॉसफी है, ये लॉजिकल वहाँ पे इंटरप्रिटेशन है ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ दैट सेक्शन 497 ऑफ एडल्ट्री। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि अभी डिक्रिमिनलाइजेशन होने से अभी हस्बैंड जो है वो वहाँ पे कुछ भी कर सकता है, किसी के भी साथ रिलेशन रख सकता है, वाइफ भी जो है वो किसी के भी साथ रिलेशन रख सकती है। बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है इसमें जो लेयर है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसमें अगर ये परसेप्शन डेवलप होता है तो वहाँ पे दूसरे इक्वेशन, दूसरे प्रॉब्लम, दूसरे इश्यूज जो हैं वो वहाँ पे क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा है।
और इसलिए जो सोसाइटी लोअर बेल्ट में आती है, जो सोसाइटी मिडल क्लास कैटेगरी में आती है, तो उसमें अगर ये मेल डोमिनेंस या मेल पर्सपेक्टिव ऐसे डेवलप होता है कि मैं किसी के साथ रिलेशन रख सकता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट वहाँ पे दूसरी तरह से हो सकता है। क्योंकि वुमेन बेसिकली इन द एवरेज मिडिल क्लास फैमिली और इन द लोअर मिडिल क्लास फैमिली, दे हैव नॉट गॉट द इंडिपेंडेंस। वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, एजुकेशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द मेल पार्टनर्स ऑफ देयर्स। और इसकी वजह से जो मेल पार्टनर्स हैं वो अगर इसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं, इस जजमेंट को अगर दूसरे तरीके से ले रहे हैं, तो ये एंडेंजर है ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ देयर फैमिली इंस्टीट्यूशंस। और इसके लिए फिर इस जजमेंट को इन अ मॉरल सेंस हमें लेना पड़ेगा कि जिसमें ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे का जो विश्वास है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको वहाँ पे इंटैक्ट रखने के लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है इन दैट मैट्रिमोनियल हाउस इन अ फेथफुल मैनर अपने फैमिली को इंटैक्ट रखने के लिए वहाँ पे देखना चाहिए। अदरवाइज़ जो आने वाले दिनों में यू कुड अंडरस्टैंड कि जो एडल्ट्री के ग्राउंड पे जो कि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं वो वहाँ पे बढ़ने के और चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ माय परसेप्शन in regards with this section 497 of the IPC in reference with the Joseph Sain versus Union of India. I hope कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।